So, hello students. Today we are dealing with active methylene compounds, Unit 8, Block 3, BCS CT 147. तो हमें एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स में कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होते क्या हैं, फिर आपको एक स्पेसिफिकली दिया हुआ है इथाइल एसीटोएसीटेट। इसका आपको इससे से रिलेटेड और आयोपिक नोमेनक्लेचर देखना है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देखना है, और ये बनते कैसे हैं क्लेजन रिएक्शन से, वो देखना है। और फिर एक लास्ट है कि एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो आज अपन मोस्टली कवर कर लेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। सो सी, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, तो इसमें तीन वर्ड्स हैं, एक है एक्टिव, एक है मिथिलीन, एक है कंपाउंड। तो वो कंपाउंड्स जिसमें मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो तो हमारे मिथिलीन कंपाउंड्स हो गए, बट एक्टिव कैसे होगा? ये एक्टिव तब होगा जब इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। ये CH2 है, CH2 मिथिलीन ग्रुप है, CH2 को हम मिथिलीन कहते हैं। तो ये मिथिलीन है, इसके आजू बाजू अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखते हैं तो आप कहोगे कि ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं? बहुत सारे होते हैं। कार्बोनिल हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, और भी बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो अगर मैंने कुछ इस तरीके का कंपाउंड लिख दिया, CH2 बीच में, आजू बाजू मैंने दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया और बाकी यहाँ पे कोई CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, तो क्या ये मेरा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है? तो यस, ये है, क्योंकि बीच में CH2 है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, so what is the definition of active methylene compounds? These are the compounds in which CH2 group is present between two electron withdrawing groups such as carbonyl, cyanide, nitro, कुछ भी हो सकता है। अब ये वाला जो CH2 है, इसका जो हाइड्रोजन है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे इस तरफ। इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है, ये इजीली रिमूव हो सकता है, और जब H+ के फॉर्म में ये रिमूव होगा तो हम कह सकते हैं कि ये इजीली डीप्रोटोनेट हो जा रहा है ना। डीप्रोटोनेट, डी मतलब रिमूवल। तो H+ हमारा इजीली CH2 ग्रुप से निकल जाता है, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि बेस का काम ही होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। So this is your definition that the CH2 group when present between two electron withdrawing groups such as carbonyl, cyanides and other groups in which hydrogen is lost in presence of base is known as active methylene compounds. Okay, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स आप देखो यहाँ पे दिया है, इथाइल एसिटो एसिटेट। इथाइल है मतलब C2H5 है, या हम इसको CH3CH2 लिखें, दोनों बराबर है। एसिटो है मतलब CH3COO ग्रुप है, और एसिटेट है इसका मतलब CH3COO नेगेटिव है। ये एसिटेट, ये एसिटो, और ये इथाइल, तो तीन ग्रुप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब ये अरेंज कैसे हैं देखो, CH3CO, अब यहाँ पे इन्होंने चेन दी है। अब आपका R ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है ना, CH2CH3, CH2CH2CH3, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप, CH3CH2, ये वाला COO, ये हो गया COO और CH2। तो अब देखो, CH2 ग्रुप किस किस के बीच में प्रेजेंट है? एक कार्बोनिल ये है, एक कार्बोनिल ये है, तो ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हुआ ना। तो ये एग्जाम्पल है आपका इथाइल एसिटो एसिटेट। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, अब ये है डाई इथाइल मेलोनेट, क्योंकि यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, और क्योंकि ये देखो RCOOR क्या होता है? एस्टर होता है ना, तो ये एक तरीके का एस्टर ही है, बट एक कार्बोनिल ग्रुप भी है। तो हम इसको एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये R ग्रुप है, COO और एक और R।
तो ये है तो एस्टर ही, इस साइड वाला पोर्शन, राइट साइड वाला। तो डाई इथाइल मेलोनेट है। डाई, एक इथाइल इधर है, एक इथाइल इधर है, तो ये कंपाउंड हो गया। अब थर्ड वाला देखो, इथाइल साइनो एसिटेट, ये इथाइल है, यहाँ साइनाइड ग्रुप है। इथाइल साइनो, क्योंकि दो कार्बन है तो हम एसिड लिखते हैं ना, एक कार्बन होता है तो मिथ लिखते हैं, दो होता है तो इथाइल लिखते हैं, बट यहाँ पे एसिड, एसिटेट बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे तीन एग्जांपल्स थे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के। अब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दो कार्बोनिल भी हो सकते हैं, एक कार्बोनिल और एक नाइट्राइल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दो कार्बोनिल ही होंगे तभी वो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होगा। ठीक है, आपको कोई भी दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए, जरूरी नहीं है वो सेम हो, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ साइनाइड था और यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ CH2 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कार्बोनिल ही होंगे तो ही चलेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट इन ऑल दोस कंपाउंड्स इन विच टू इलेक्ट्रॉन withdrawing groups are there, they are known as active methylene group. ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो अगर 2 मार्क्स में आता है कि व्हाट आर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, तो एग्जाम्पल देना है, डेफिनेशन देना है और स्ट्रक्चर बनाने हैं तीनों एग्जाम्पल के। अब आपको स्पेसिफिकली इथाइल एसेटो एसिटेट के बारे में पढ़ना है, जो हमने ऊपर कंपाउंड देखा। ठीक है, इथाइल एसेटो एसिटेट का एग्जांपल सबसे पहले देखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। ये हमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी शो करता है। तो इसका हम सबसे पहले आयोपेक नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है इसको। तो देखो, अगर आप इसको देखोगे कि ये एक एस्टर है, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि ये एस्टर है, बट इथाइल एस्टर है ना। देखो क्या होता है, RCOOR, तो हमारे पास COO ग्रुप तो है, R ग्रुप भी है, बट जो ये वाला R ग्रुप है, इतनी क्वांटिटी तो सेम है ये, बट यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे हमारा R ग्रुप CH2 COO और CH3 आ जा रहा है ना। तो ये वाला R ग्रुप बस चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये इथाइल एस्टर है, किसका, एसिटो एसिटिक एसिड का। अब मैं नाम बताती हूँ पढ़ना कैसे है। देखो, ये हमारा ब्लू कलर से जो दिया हुआ है आपका, ये हो गया एसिटो ग्रुप, है ना। अभी मैंने बताया था एसिटो ग्रुप होता है CH3COO, ये हमारा हो गया एसिटो ग्रुप ब्लू कलर वाला। ये जो पीच कलर में है थोड़ा सा, ये हमारा इथाइल ग्रुप हो गया, सिंपल इथाइल, CH3CH2 या C2H5। और बीच का जो है, क्योंकि दो कार्बन है, तो क्या हो गया, ये हो गया इथाइल, ये हो गया एसिटो, और दो कार्बन है तो हम इसको एसिटेट बोलेंगे, एसिटेट। ठीक है, एट क्यों, क्योंकि एट एस्टर के नाम में एंड हो रहा है, और इन शॉर्ट ये वाला पोर्शन तो एस्टर ही है, इसीलिए। ओके, तो इस तरीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, तो कीटो मतलब ये वाला ग्रुप, इनॉल, इनॉल का मतलब होता है, इन मतलब डबल बॉन्ड, है ना, इन तो डबल बॉन्ड ही होती है, और ऑल मतलब OH। तो इनॉल वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड और OH दोनों प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड में, तो वो इनॉल फॉर्म हुआ। कीटो फॉर्म, CO ग्रुप प्रेजेंट हो, तो कीटो और इनॉल में इक्विलिब्रियम होता है, तो ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। बट ये तभी होगा जब एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो कि कीटोइनॉल फॉर्म शो करेंगे, उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे ये कार्बोनिल है, ये कार्बन है, तो कार्बोनिल के बाजू वाला कार्बन, ये होता है अल्फा कार्बन, तो इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल के बाजू वाला। यहाँ भी होगा तो यहाँ भी होंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है
छोटी क्लासेस में भी कि कार्बोनिल के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना, मतलब आसानी से लूज हो जाते हैं, तो वो हमारी कीटोइनॉल फॉर्म को शो करेंगे। कीटोइनॉल फॉर्म जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ये देखो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, सीओओ प्रेजेंट है ना, तो ये हमारा कीटोनिक ग्रुप हो गया। बट आप इसको इसको मत बोलना कीटोनिक ग्रुप, एक सेंस में ये एस्टर है, बट सिर्फ सीओ को देखोगे तो कीटोन है, इसको आप कीटोन मत ही बोलो तो ज्यादा बेहतर है, इसको सिर्फ आप एस्टर बोलो। दो कार्बन के बीच वाला जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, तो ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। ये कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एस्टर है, तो आप ये देखो कि ये कीटो फॉर्म है। अब हमें इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब डबल बॉन्ड भी चाहिए और ओएच भी चाहिए, तो ये वाला पोर्शन जो है ये इनॉल है। इन मतलब डबल बॉन्ड और ओएच, डबल बॉन्ड और ओएच, तो देखो कीटो इनॉल में दोनों में इक्विलिब्रियम है। ये कन्वर्ट कैसे होता है वो हम आगे देख रहे हैं। तो केमिस्ट ने रिएक्शंस करके देखी कीटो और इनॉल ग्रुप के बीच में, और उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट को उस टाइम वो डिटरमाइन नहीं कर पाए, बट 1911 तक नॉर ने इन दोनों को आइसोलेट किया। नॉर एक साइंटिस्ट थे, कीटो और इनोल इनॉल को आइसोलेट किया, और उन्होंने ये स्टैब्लिश किया कि इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट जो है वो कीटो इनॉल टॉटोमरेज्म शो करता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब ज्यादा कौन सा होता है, कीटो होता है कि इनॉल होता है। तो ज्यादा आपका मोर स्टेबल फॉर्म कीटो होता है, इसीलिए वो प्रीडोमिनेंट होता है। तो 90% इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे आपका कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अपन इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ये बस था कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होता क्या है। अब आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्लेजिन एस्टर कंडेंसेशन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप इसी से एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे हो। सो हमें प्रिपेयर करना है 3 ऑक्सो एस्टर्स, जो ऊपर था, जो कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है ना, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको प्रिपेयर करना है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, उसका एक एग्जाम्पल दिया है ये। तो 3 ऑक्सो एस्टर्स को आपको क्लेजन कंडेंसेशन से प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग कंपाउंड आप एस्टर लोगे, तो स्टार्टिंग कंपाउंड आपका एस्टर होगा। एस्टर सेल्फ कंडेंसेशन होगा एस्टर का बेस की प्रेजेंस में, और तब वो जाके आपको 3 ऑक्सो एस्टर देंगे और एल्कोहल बनेगा। तो जनरल रिएक्शन आपकी जो है वो ये है, जनरल रिएक्शन ये है, ये एस्टर है, RC, RCOO है ना। तो ये आपका एस्टर है, दो इक्विवेलेंट आपने एस्टर्स लिए हैं। NaOR क्या है, NaOR आपका बेस है और वाटर लिया हुआ है, और 3 ऑक्सो एस्टर आपका प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स एस्टर्स के होंगे तभी आपका 3 ऑक्सो एस्टर बनेगा, और एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो हो कैसे रहा है, तो अपन शुरू करते हैं नीचे से कि इथाइल इथेनोएट एस्टर है, स्टार्टिंग मटेरियल जो हमें लेना है, हमने लिया है इथाइल इथेनोएट, है ना, नाम यही होगा ना इसका, CH3COO CH2CH3। इसको आपने बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, बेस क्या है, बेस है NaOCH2CH3। सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड है ना, इथॉक्साइड ये सोडियम निकल जाएगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो सोडियम इथॉक्साइड और वाटर है। अब आपको देखना क्या है कि बनेगा क्या, 3 ऑक्सो एस्टर बनेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, इथाइल रहेगा, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट बनेगा जो हमने ऊपर देखा था, और अल्कोहल बन गया इथेनॉल। अब हुआ कैसे है ये, तो ये तो जनरल रिएक्शन थी, इस जनरल रिएक्शन का एग्जांपल इन्होंने लेके बताया कि ये रिएक्शन होगी ऐसे। अब इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जो कि होती है। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है, सबसे पहले लिखना चाहते हो तो लिख लो जनरल रिएक्शन और उसके बाद एग्जांपल। फर्स्ट स्टेप आपका है
एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा कहाँ से, एस्टर से। और किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या था, बेस था NaOCH2CH3। तो NaOCH2CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH2CH3CH2O नेगेटिव, है ना, क्योंकि Na+ रिलीज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाएगा। तो ये जो स्पीशीज है ये आपकी बेस है, CH3CO CH3CH2O नेगेटिव, इथॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। तो इथॉक्साइड आयन आपका बेस है। बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया कहाँ से, एस्टर से। इथाइल इथेनोएट हमारा एस्टर था। तो जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड था, जब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी कि इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये लूज होगा इजीली। तो आप देखो बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, H+ को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो CH2 पे नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही इसने ये हाइड्रोजन लिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुए, तो देखो CH2 नेगेटिव, बाकी सेम स्पीशीज रह गई, इथेनॉल निकल गया। सबसे पहले इथेनॉल बन गया, बन गया ना। अब क्या होगा कि ये जो आपका क्या बना है, ये एनायन है ना, कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव होता है तो कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बन पे नेगेटिव है तो कार्बन आयन है। तो ये जो एनायन है किसका, एस्टर का। कौन से एस्टर का, एनायन ऑफ इथाइल इथेनोएट, या एस्टर इनोलेट बोल दो सिंपल। तो ये जो एनायन बना है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे इलेक्ट्रॉन रिच है ना, नेगेटिव चार्ज। ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, किसके, दूसरे एस्टर के। क्योंकि हमने देखा था कि हमने बहुत सारे एस्टर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना सोल्यूशन में, एक तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा एस्टर के, और फिर रिएक्शन देगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया हमारा अब, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, एस्टरिनोलेट ये, और इथाइल इथेनोएट फिर से हमने ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ही इफेक्ट शो करता है, मीजोमेरिक। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगा आपका ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा। तो अब देखो हुआ ये ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप सेकेंड स्टेप लिखोगे कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये जैसे ही ऐड होगा यहाँ पे, तो ये वाला पूरा कार्बन CH2COO ये पूरा ऐड होके एक नई स्पीशीज बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद देखते हैं कि अब क्या होता है। अब यहाँ से इथॉक्साइड आयन का एलिमिनेशन होगा। सो थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ इथॉक्साइड आयन। और इथॉक्साइड क्या है, इथॉक्साइड है CH3CH2O नेगेटिव, ये आपका इथॉक्साइड आयन। अब ये कैसे निकलेगा, ये कंपाउंड जो हमारा इंटरमीडिएट बना था, इससे हमें CH3CO CH3CH2O नेगेटिव निकालना है। तो देखो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ये वापस आएगा, ये मैं इधर लिखती हूँ ठीक है, इससे समझ लो। और यहाँ ये जैसे ही वापस आएगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे और ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, जैसे ही शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे CH2CH3 था, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा। और यही तो हमारा इथॉक्साइड है। और जैसे ही निकलेगा आपको इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट मिल जाएगा, जो कि हमारा डिजायर्ड कंपाउंड था। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हुआ, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, और फिर इथॉक्साइड आयन का रिमूवल हुआ। और हमें जो हमारा बेस था वो वापस से मिल गया। यही तो होता है ना रिएक्शन में, जो हमने इनिशियली लिया था एज ए कैटलिस्ट वो हमें वापस रीजनरेट हो जाता है। तो यही तो हुआ। अब क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी, तो ये रिएक्शन आगे जाएगी, और यहाँ पे अब कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का एग्जिस्टेंस होगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं। तो ये जो हमारा इथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट बना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। क्यों, क्योंकि
दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, निकलेगा तो एसिड है, इसी को तो एसिड बोलते हैं। तो अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है ये, तो रिएक्ट करेगा बेस से, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, फिर से इथॉक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा क्योंकि ये हमारा बेस था। अब क्या करेगा, क्योंकि इथॉक्साइड आयन भी बहुत सारे थे और हमारे ये जो बन रहे हैं ये भी बहुत सारे बनेंगे। तो अब यहाँ पे इथेनॉल और एसिड है यहाँ पे, तो आपको पता है कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा और इथेनॉल बनेगा। तो जो 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट बनेगा वो आपका वीकर बेस बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगी ये रिएक्शन। तो अभी हमने देखा कि हमारी यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गई, मतलब हमारा काम यहाँ पे हो गया क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया, बट ये यहाँ स्टॉप नहीं होगी। तो ये जो हमारा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब ये फिर से इथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि बेसिक इन नेचर है। और देखो क्या होगा। ये वाला हाइड्रोजन जो था CH2 ग्रुप का, मिथिलीन ग्रुप का, ये इथॉक्साइड आयन ले लेगा, तो फिर से आपका CH3 CH2 OH निकल जाएगा। और जैसे ही निकलेगा तो इस पे नेगेटिव रहेगा साइन, या फिर आप इसको लोन पेयर से शो कर सकते हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ये नेगेटिव, या देखो इलेक्ट्रॉन शो करो या नेगेटिव, बात एक ही है। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ CH2 था, यहाँ CH है, एक हाइड्रोजन कहाँ गया, इथेनॉल के फॉर्म में निकल गया, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पे जो लोन पेयर आया ये यहाँ शिफ्ट होगा। कब होगा, जब ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। और जैसे ये शिफ्ट होगी तो आप देखो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, ये एरो नेक्स्ट कंपाउंड ये लिखा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, लोन पेयर शिफ्ट हुए। और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ नेगेटिव आएगा, अगर मैं ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये डबल बॉन्ड वापस आ जाएगी। ये जैसे ही वापस आएगी और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वैलेंसी मेंटेन करना है। जैसे ही यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगी तो आप ये देखो कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारे इस कंपाउंड का, जो कि 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट था, बन गया ना। यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड आ गई और ये एसिड था, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। और हमारा इथेनॉल तो ऑलरेडी सबसे पहले ही निकल गया था। अब अगर आपको इसका सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन करना है और आपको ये जो एनाइन ऊपर बना था उसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब जाके वो आइसोलेट हो पाएगा। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये हमारा जो एनायन बना है, ये वाला, ये एनायन ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ना, ऑक्सोनियम आयन कहते हैं इसको हम। जब कार्बन पे नेगेटिव होता है तो कार्बन आयन कहते हैं। तो सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन आपका कन्वर्ट कर देगा एनायन टू न्यूट्रल फॉर्म में। ये वाला जो एनायन था ना जिसपे कार्बन पे नेगेटिव थे, ये देखो, ये वाला, ये लेना है आपको, ये वाला नहीं लेना, ये लेना है। तो जब सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन होगा इसका, तो कब हो पाएगा, तब हो पाएगा जब आप हाइड्रोनियम आयन लाओगे। हाइड्रोनियम आयन है CH3H3O+। ठीक है, ये भी एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, हाइड्रोजन इजीली लूज कर सकता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव था ना, या लोन पेयर थे, तो ये H+ अपना रिलीज होगा, और जैसे H+ रिलीज होगा, ये नेगेटिव है तो H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ फिर से CH2 हो गया, तो फिर से बन गया थाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट और वाटर बन गया। तो द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इनोलेट, ये हमारा इनोलेट अभी नहीं बना है ना, ये अभी इनोलेट नहीं बना है। जब बनाना है हमें इसके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इनोलेट आयन इज क्रूशियल फॉर द क्लेजन कंडेंसेशन टू अकर, बट इफ अ स्टेबल anion is not formed by deprotonation, ठीक है, ये डीप्रोटोनेशन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का, है ना, H+ निकल रहा है, द प्रोडक्ट obtained will be in the trace amount at equilibrium। तो फाइनल इनोलेट यही है हमारा, उस पे डिपेंड करेगा कि डीप्रोटोनेशन
से जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस चीज पे हमारा क्लेजन कंडेंसेशन डिपेंड करेगा, और उससे हमारा ऑक्सो एस्टर बनता है कि नहीं वो डिपेंड करेगा। तो आपको ये नीचे वाली रिएक्शन पे उतना फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ तीन रिएक्शन जो तीन स्टेप्स थे उस पे फोकस करना है, और वही इंपॉर्टेंट है। बट इसका कंक्लूजन और देख लो आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन ये है कि अगर देखो, ये आपको अभी इसका बताती हूँ, अगर आपको ये दिया हुआ है कंपाउंड, ठीक है, और ये एक्टिव मिथिलीन है कि नहीं, तो ये तो अभी है नहीं एक्टिव मिथिलीन, क्योंकि ये एस्टर है हमारा बेसिकली, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड नहीं है। तो आपको फिर से इसका क्लेजन कंडेंसेशन करना है, और वो तीनों स्टेप करके देखना, और इसके मुझे प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में बताना तुम लोग। बट अगर एस्टर्स में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, किस पे, अल्फा कार्बन पे, ये है अल्फा, ये भी अल्फा है, सॉरी ये वाला अल्फा नहीं है, ये तो एस्टर वाला है। कार्बोनिल के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बोनिल के बाजू में तो ऑक्सीजन है, तो ये इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। अगर कार्बोनिल के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन है और एक ही है, तो वो आपका एस्टर क्लेजन कंडेंसेशन नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा कि ऊपर वाली रिएक्शन में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद क्या हुआ, इथॉक्साइड आयन का रिमूवल हुआ। वो सब तो ठीक था, बट आगे की रिएक्शंस में क्या वो पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमें इसको ही कंटिन्यू करना है, इसी स्टेप से आगे हमें आगे की रिएक्शन कंटिन्यू करनी है, तो वो आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे अगर कंपाउंड्स एग्जाम में दे दिए चार पांच, और बोल दिया कि क्लेजन कंडेंसेशन देगा कि नहीं देगा, तो आपको सिंपल सा देखना है कि अगर कार्बोनिल के बाजू में कार्बन है, उस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, वो नहीं देगा, CH2 होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्लेजन कंडेंसेशन देगा। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटरनल क्वेश्चन में, इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल मतलब आर ग्रुप, यहाँ पे CH3CH2 है, टू मिथाइल प्रोपेनोएट, तीन कार्बन है, और टू मिथाइल, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब प्रोपेनोएट क्या हो गया, एस्टर हो गया। तो आपको इस कंपाउंड का क्लेजन कंडेंसेशन करके देना है, फिर आपके इसके एप्लीकेशंस हैं, और ये वाला फिनिश हो जाएगा, एप्लीकेशन ही बचे हैं। एग्जाम्पल दी हुए ना, विच ऑफ द रिएक्शंस विल नॉट अंडरगो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो देखो ये वाला कार्बोनिल, ये वाला इथाइल, इथाइल पेंटेनोएट है, ये इथाइल और पांच कार्बन है तो पेंटेनोएट। अब देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे तो दो हाइड्रोजन है, तो ये तो देगा, ठीक है, ये वाला देगा। ये वाले पे देखिए जरा, यहाँ पे आपका बेंजीन है, बेंजीन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं देगा, ये देगा, देगा क्योंकि CH2 ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन दो है, तो देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है, और आपको इसके प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं। तो टर्मिनल क्वेश्चन पे अगर आप चेक करोगे इसका आंसर, तो देखो बी कैन नॉट गिव, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ए देगा, प्रोडक्ट ये है, बी आपका देगा नहीं, ये सी होगा, ठीक है, और सी आपका बेंजीन वाला जो भी था बेसिकली वो नहीं देगा, वो बी था या सी, याद नहीं है मुझे, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब आपको